हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 28 दिसंबर वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले जैसा कि आपको पता है हम लोग रोज एक कोट एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं, तो आज भी हम वो कोट एंड फैक्ट डिस्कस करेंगे। तो लेट्स लुक एट द फर्स्ट। तो देख सकते हो आज का कोट पॉवर्टी के ऊपर है। ह्यूमन राइट्स आर नॉट ओनली वायलेटेड बाय टेररिज्म, रिप्रेशन और असैसिनेशन बट ऑल्सो बाय अनफेयर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स दैट क्रिएट ह्यूज इनइक्वलिटीज। ये पॉप फ्रांसिस का है। काफी अच्छा कोट है कि ह्यूमन राइट्स सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म, रिप्रेशन, असैसिनेशन ये सब जो घटनाएं हैं सिर्फ इन्हीं के कारण नहीं होती हैं, बल्कि जो अनफेयर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से जिसके कारण इनइक्वलिटी प्रमोट होती है या फिर पैट्रियार्कल सोसाइटीज कह सकते हो, इन सब के कारण भी इनइक्वलिटीज देखने को मिलती है। एंड इनइक्वलिटीज मींस द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। एंड अगर हम बात करें एक फैक्ट की तो जीएस टॉपिक इकोनॉमी में आपका ये आएगा। और देख सकते हो अगर भारत को फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है तो एटलीस्ट टॉप 100 ग्लोबल लिस्ट में भारत के 6 बैंक आने चाहिए। एंड अगर भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टैग हासिल करना चाहता है बाय 2024, तो उसके लिए एटलीस्ट जो 8 बैंक हैं वो टॉप 100 ग्लोबल लिस्ट में आने चाहिए। लेकिन फिलहाल स्थिति की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही भारतीय बैंक, जिसको हम कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टॉप 100 लिस्ट में आता है। एंड अगर हम बात करें रेलेवेंस की तो देख सकते हो कहां पर ये यूज हो सकती है। तो भारत जो है एम्बिशियस प्लान रखे हुए है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का बाय 2024, तो यहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो फिर होप आपको ये फैक्ट क्लियर हो गई होंगी। लेट्स मूव टू द आर्टिकल। 5 आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे। पहला है आपका नीति आयोग ने जो आपका 4th एडिशन ऑफ स्टेट हेल्थ इंडेक्स लॉन्च किया है। तो ये जो रिपोर्ट है इसका टाइटल बेसिकली हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया ये रखा गया है और इसको डेवलप किया गया है नीति आयोग के द्वारा अलोंग विद द टेक्निकल असिस्टेंस फ्रॉम होम, वर्ल्ड बैंक प्लस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। एंड ये जो आपका 4th एडिशन है बेसिकली जो कोविड-19 के क्या इम्पैक्ट हुए हैं हेल्थ आउटकम्स पर उसको कैप्चर नहीं करता है। प्रीलिम्स के लिए अच्छे से याद रखना है। एंड बिकॉज ये जो इंडेक्स परफॉर्मेंस है ये 2018-19 के बेस ईयर पर आधारित है और रेफरेंस ईयर किसका है 2019-20 का है। इसका मतलब ये हुआ कि 2020 में आपका कोविड आया था, लेकिन ये जो रिपोर्ट है आपका 2019-20 के हेल्थ एस्पेक्ट्स के बारे में बताता है, टेकिंग द बेस ईयर 2018-19। एंड अदर की फीचर्स की बात करें तो ये स्टेट एंड यूटीज को वेरियस सजेशंस रिकमेंडेशंस देता है कि कैसे जो वेरियस स्टेट्स हैं वो रोबस्ट हेल्थ सिस्टम बनाएं एंड अपनी सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव कर सके। एंड हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये भी डिसाइड किया है कि जो इंडेक्स है उसको इंसेंटिव्स से लिंक कर दिया जाए अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन, यानी कि जो स्टेट्स वेरियस बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है तो उनको इंसेंटिवाइज भी किया जाए सो दैट वो मोटिवेटेड रहें एंड वो अपने जो कार्य हैं इंप्रूवमेंट वाले वो कंटिन्यू करें। एंड अगर हम बात करें स्टेट हेल्थ इंडेक्स की तो ये आपका वेटेड कंपोजिट इंडेक्स है, 24 इंडिकेटर्स पर आधारित है जिसको ग्रुप किया गया है अंडर द डोमेन्स ऑफ हेल्थ आउटकम्स, गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन। एंड तीसरा आपका की इनपुट्स या प्रोसेसेस। तो 24 इंडिकेटर्स और इसको ग्रुप किया गया है, हेल्थ आउटकम्स हो गया, गवर्नेंस हो गया, इंफॉर्मेशन एंड की इनपुट्स या प्रोसेसेस। एंड ये स्टेट्स एंड यूटीज को रैंक करता है। याद रखना है आपको ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस की, साल दर साल ये कितने
बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं इन द हेल्थ आउटकम्स एज वेल एज ओवरऑल हेल्थ स्टेटस। एंड फिर आप देख सकते हो लगभग आधे से ज्यादा स्टेट्स या यूटीज की बात करें, नियरली हाफ ऑफ द स्टेट्स इन यूटीज, इन्होंने हाफ वे मार्क यानी कि जो स्कोर इन्हें मिली है उसका 50% भी नहीं अचीव कर पाए हैं इन द कंपोजिट ओवरऑल इंडेक्स स्कोर। तो कहीं ना कहीं जो हमारे स्टेट के पोजीशन हैं हेल्थ केयर से रिलेटेड, मोस्टली अप्रोक्स 50% बेटर स्कोरिंग नहीं है। एंड फिर आप देख सकते हो यहाँ पर आपका कैटेगरीज है, यहाँ पर ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड यहाँ पर एनुअल इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस टॉप रैंक्स देखेंगे। स्टेट्स के नाम है, लार्जेस्ट स्टेट में केरला एंड तमिलनाडु टॉप रैंक हासिल किया है। एंड अगर हम बात करें एनुअल इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस में तो कौन बेहतर किया है, तो उत्तर प्रदेश है, असम है, तेलंगाना है। एंड अगर हम बात करें स्मॉलर स्टेट्स में तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में टॉप रैंक कौन किया है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। एंड एनुअल इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस में मिजोरम और मेघालय बेटर परफॉर्म किया है। एंड अगर हम बात करें यूटीज में तो देख सकते हो दादरा नगर हवेली दमन दीव दोनों एक ही हो गए हैं, आपको पता होगा। एंड दूसरा चंडीगढ़। एंड एनुअल इंक्रीमेंट परफॉर्मेंस में आपका दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर ये एनुअल इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस में टॉप रैंक लेकर आए। एनुअल इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस यानी कि एनुअल बेसिस पे कौन सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, और एक होता है ओवरऑल परफॉर्मेंस जिसमें सारे पैरामीटर्स को कंबाइन फॉर्म में प्रॉपर स्कोर के आधार पर हम रैंक करते हैं। ठीक है, तो हमने आर्टिकल 1 डिस्कस कर लिया। लेट्स मूव टू द आर्टिकल नंबर 2, स्टेट ऑफ इंडिया लाइवलीहुड रिपोर्ट 2021। तो ये जो आपका रिपोर्ट है ये एसएस डेवलपमेंट सर्विसेज के द्वारा रिलीज किया गया है। और ये जो आपके एसएस डेवलपमेंट सर्विसेज हैं इट इज बेसिकली ए नेशनल लाइवलीहुड सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज को ही एनालाइज करता है। एंड अगर हम बात करें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की, तो क्या है ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन? एक प्रकार से ये प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यानी कि बहुत सारे फार्मर्स एक साथ मिलके ये ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, इसमें सदस्य फार्मर्स ही होते हैं। एंड ये अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं, इनकॉर्पोरेट करवाते हैं आइदर अंडर पार्ट ए ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 या फिर अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। तो इन दो एक्ट के अंतर्गत ये अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। एंड एक जो रिपोर्ट है डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, इन्होंने बेसिकली रिकमेंड किया था कि लगभग बाय 2022 7,000 एफपीओज को फॉर्म किए जाए। एंड अगर हम बात करें यूनियन बजट 2019-20 की, तो इसके तहत 10,000 नए एफपीओज को खोलने की या फिर फॉर्म करने की बात कही गई थी अगले आने वाले 5 सालों में। बिकॉज एफपीओज के बेनिफिट्स की बात करें तो काफी ज्यादा बेनिफिट है, ये फार्मर्स के इनकम को डबल करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। एंड फार्मर्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में अच्छे दाम पर बिक सकते हैं और इनकी जो बार्गेनिंग पावर होंगी फार्मर्स की वो काफी मजबूत होंगी। तो ऐसे में जो इनकम इन्हें आएंगे वो काफी अच्छी आ सकती हैं। एंड अगर हम बात करें एफपीओज की, तो ये आपका एक कलेक्टिव स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है फार्मर्स को कि बेटर एसेस किया जा सके क्वालिटी इनपुट का, टेक्नोलॉजी का, क्रेडिट एज वेल एज बेटर मार्केटिंग एसेस। क्योंकि जब एफपीओज बनते हैं तो याद रख सकते हो आप या आपको पता होगा कि बहुत सारे जो मेंबर्स होते हैं वो अपने आप से इन्वेस्ट करते हैं क्वालिटी इनपुट में, टेक्नोलॉजी बेटर आ सकती है, एज वेल एज एफपीओ को आसानी से लोन भी मिल सकता है, अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग भी अच्छे से कर सकते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल कर सकते हैं प्रोडक्शन में। एंड हैंस ये अपने इनकम को बेटर रियलाइज कर सकते हैं। एंड अगर हम बात करें हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट, तो क्या कुछ हाईलाइट है? तो पहली बात तो ये कि ओनली
अप्रोक्स 1 से 5% जो एफपीओज हैं इन्होंने फंडिंग रिसीव की है अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स जो इंट्रोड्यूस की गई टू प्रमोट देम इन द लास्ट 7 ईयर्स। तो ओनली 1 से 5%। और गवर्नमेंट का क्या टारगेट है? एक टारगेट ये रखा है कि 10,000 एफपीओज बनाए जाएं। ये बजट 2019-20 है। अब इनके लिए तो एक प्रकार से गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रीब्यूशन आनी चाहिए, लेकिन कंट्रीब्यूशन के मामले में देख सकते हो बहुत ही कम है। तो गवर्नमेंट का टारगेट है, बट टारगेट को फुलफिल करने के लिए जो फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन है वो यहाँ पर नहीं दिख रही है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 5% ऑफ द टोटल रजिस्टर्ड एफपीओज इन्होंने ग्रांट्स को हासिल कर सके हैं अंडर द इक्विटी ग्रांट स्कीम एंड क्रेडिट गारंटी स्कीम। तो इवन ग्रांट मिलती भी है एफपीओज को तो सिर्फ और सिर्फ 5% ऑफ द टोटल रजिस्टर्ड एफपीओज ये ग्रांट को हासिल कर सकी है। एंड जो एफपीओज हैं यानी कि फूड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो रजिस्टर्ड की गई हैं अंडर द कंपनीज एक्ट, ये वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट करती है। एंड आप देख सकते हो नंबर ऑफ एफपीओज रजिस्टर की गई हैं एज ए कोऑपरेटिव या सोसाइटीज बहुत ही कम है। तो कहने का मतलब यह है कि कंपनीज एक्ट के तहत जो एफपीओज रजिस्टर की गई हैं वो काफी ज्यादा संख्या में हैं, लेकिन अगर हम बात करें एज ए कोऑपरेटिव या सोसाइटी के रूप में रजिस्टर करने की बात करें तो उसकी संख्या कम है। और मैंने आपको बताया था कि एफपीओ को रजिस्टर किया जा सकता है बोथ अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। ठीक है। एंड अगर हम बात करें गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं टू प्रमोट द एफपीओ, तो एक तो है आपका नेशनल पॉलिसी टू सपोर्ट एफपीओज इन 2013। तो नेशनल पॉलिसी टू सपोर्ट एफपीओज इन 2013 एक ये हो गया। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है 10,000 एफपीओज को फॉर्म किए जाएं जो बजट में भी हमने देखा था। एंड इट इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम 2020 में लॉन्च की गई थी और आपको पता होना चाहिए ये आपका कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फंड आएगा। एंड जो प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड अपलिफ्टमेंट कॉर्पस फंड है यानी कि प्रोड्यूस फंड, ये आपका नाबार्ड के तरफ से है और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव वही है कि एफपीओज को शुरुआती स्टेज में जब ये बनते हैं क्रिएट होते हैं तो इनको मदद की जाए। तो ये हमने आर्टिकल नंबर 1 एंड आर्टिकल नंबर 2 डिस्कस कर लिया। लेट्स मूव टू द आर्टिकल नंबर 3। गवर्नमेंट ऑफन इन्वोक्स प्रोविजन ऑफ एफसीआरए फॉर एनजीओज फॉरेन फंड। तो कहा जा रहा है कि जो वेस्ट बंगाल बेस्ड एनजीओ है इन्होंने कंसर्न रेज किया है ना, बिकॉज जो फंडिंग इनको आने वाली थी वो फंडिंग सस्पेंड कर दी गई है, रोक दी गई है अंडर द सम प्रोविजन ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। दैट्स व्हाई ये कंसर्न्स निकल कर आ रहे हैं। अब जो प्रोविजंस इन्वोक किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, कौन से प्रोविजंस इन्वोक किए गए हैं तो ये प्रोविजन आप याद रख सकते हो। एक तो आपका सेक्शन 13 है, इसके तहत फंडिंग को सस्पेंड कर दी जाएंगी, रोक दी जाएंगी, दैट लास्ट 180 डेज ईच टाइम। और दूसरा है आपका सेक्शन 14 क्लाउज डी, इसमें यह कहा जाता है कि जो एफसीआरए सर्टिफिकेट है जो रिक्वायर्ड होती है फॉरेन फंडिंग को रिसीव करने के लिए, पाने के लिए, उसको कैंसिल भी की जा सकती हैं अगर वायलेट किया जाता है एनी रूल और द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। यहां पर आप देख सकते हो एनी रूल और द प्रोविजन, कोई भी रूल अगर वायलेशन होगा आपका जो फॉरेन फंडिंग है, फॉरेन फंडिंग का जो सर्टिफिकेट है उसको कैंसिल किया जा सकता है। और ये कही जा रही है कि ये जो सैंक्शन लगाई गई यानी कि ये जो आपका सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14 क्लाउज डी इन्वोक किया गया है वो मल्टीपल टाइम्स इन्वोक किए गए हैं और कौन से डायमेंशन पर, रिलीजियस कन्वर्जन के नाम पर, है ना। एंड अगर हम बात करें प्रोविजंस रिगार्डिंग रेगुलेशन ऑफ एनजीओ इन इंडिया, तो एक तो है आपका
फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा रेगुलेट की जाती है। एंड ये याद रखना है आपको, कुछ सर्टेन एनजीओज हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं अंडर द फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड कंटिन्यू टू डिस्पर्स द फंड्स टू द वेरियस एसोसिएशन इन इंडिया। एंड जो दूसरा है कि जो न्यू रूल्स है अंडर द FCRA अमेंडमेंट 2020, इनके फॉलोइंग प्रोविजंस है इन रिलेशन टू रेगुलेशन ऑफ एनजीओ। तो क्या प्रोविजन है अगर हम FCRA अमेंडमेंट 2020 की बात करें तो ये याद रखना है आपको। तो एक तो ये कि ट्रांसफर ऑफ फंड्स नहीं हो सकते फ्रॉम वन एनजीओ टू अनदर, ये याद रखना है आपको, है ना। तो ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन एनजीओ टू अनदर नहीं हो सकते। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को कम किए जाएं, जो भी फॉरेन फंड से पैसे आ रहे हैं फ्रॉम 50% टू 20%। तो कहने का मतलब ये है कि पहले क्या होता था कि जो भी पैसे फॉरेन फंड से आ रहे हैं उसका मेजॉरिटी जो यूज है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सैलरी देने के लिए या फिर यूं कह सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सब बिल्डअप करने के लिए, यानी कि जो मेन ऑब्जेक्टिव था उसको फुलफिल करने के लिए नहीं बल्कि पेरिफेरियल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने इसमें अमेंड करके ये रेस्ट्रिक्शन लगाई है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है उसको कम किया जाए थ्रू द फॉरेन फंड्स फ्रॉम 50% टू द 20%। एंड आधार मैंडेटरी किया गया है रजिस्ट्रेशन के लिए। एंड अलोंग विथ व्हाट रूल 9 को इंसर्ट करने की बात की गई है। इसके तहत रजिस्ट्रेशन या फिर प्रायर परमिशन की जरूरत होगी टू रिसीव द फॉरेन फंड्स। एंड अगर हम बात करें नीति आयोग का एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बिकॉज नीति आयोग इज ए नोडल एजेंसी फॉर रजिस्ट्रेशन एंड एक्रीडेशन ऑफ एनजीओ। ये याद रखना है, दैट सीक्स फंड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। याद रखना है जो एनजीओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंड सीख करते हैं उन एनजीओ के रजिस्ट्रेशन या एक्रीडेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे दी गई है? नीति आयोग की दी गई है। तो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन निकल कर आ रहा है नीति आयोग का, ये भी आप याद रख सकते हो। एंड जो तीसरा है आपका, मेट्रोज सेलेक्ट सिटीज टू सी लॉन्च ऑफ 5G सर्विसेज इन 2022 डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ मेट्रो सिटीज में 5G सर्विसेज लॉन्च करने की बात चल रही है 2022 में, और ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के तहत यह स्टेटमेंट आई है। तो देख सकते हो आप, इन्हें रिलीज डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने हाईलाइट किया है कि जो 5th जनरेशन या फिर जिसको हम 5G टेलीकॉम सर्विसेज कहते हैं उसको रोल आउट कर दी जाएंगी 13 सेलेक्टेड सिटीज में बाय 2022। और ये जो सिटीज हैं इसमें आपके गुरुग्राम, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़, दिल्ली, ये सब कुछ सिटीज आ जाएंगे। एंड अगर हम बात करें 5G की, 4G पर तो क्वेश्चन आ चुके हैं, 5G पर भी क्वेश्चन आएंगे। तो अगर हम बात करें 5G की तो 5G को या फिर 5th जनरेशन कहते हैं, और ये लेटेस्ट अपग्रेड होगा LTE मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क का। लेटेस्ट अपग्रेडेशन यानी कि अभी आपका LTE चलता है ना, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। और ये याद रखना, ये जो लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन इट इज रिलेटेड टू 4G सर्विसेज, और इसी का एक अपग्रेडेड वर्जन आपका 5G के रूप में निकल कर आएगा, ठीक है। और इसको 3 सिग्निफिकेंट टायर्स में डिवाइड किया गया है, एक तो आपका लो बैंड, दूसरा मिड बैंड, तीसरा हाई बैंड। तो जब हम बात करते हैं लो बैंड की, तो ये उन सारे स्पेक्ट्रम को कवर कर सकता है जो 1 GHz से लोअर फ्रिक्वेंसी की है। एंड अगर हम बात करें लो बैंड फ्रीक्वेंसी की, तो कवरेज और स्पीड दोनों के मामले में एज वेल एज डाटा एक्सचेंज के मामले में काफी बेहतर प्रदर्शन दिख रहा है इसका। लेकिन इसकी एक वीकनेस ये है कि जो लो बैंड वाले फ्रीक्वेंसी होंगे मैक्सिमम स्पीड इसका लिमिटेड होगा 100 Mbps। एंड दूसरा है आपका मिड बैंड स्पेक्ट्रम, और अगर हम बात करें मिड बैंड स्पेक्ट्रम की तो 1 GHz से 6 GHz के बीच में ये लाई करता है।
फ्रीक्वेंसी रेंज की अगर हम बात करें, और साथ ही साथ ये हाई स्पीड तो देगा ही देगा एज कम्पेयर टू द लो बैंड। एंड लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस क्या है इनके, कवरेज एरिया के टर्म्स में एज वेल एज पेनिट्रेशन ऑफ सिग्नल्स के टर्म्स में। ठीक है, तो अगर हम बात करें सिग्नल्स रीच की, तो यहां पर कहीं ना कहीं लिमिटेशंस आ जाती हैं। ब्रॉडर एरिया में जो सिग्नल्स है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कवरेज एरिया भी लिमिटेड होगी इसकी। एंड अगर हम बात करें हाई बैंड स्पेक्ट्रम की, तो इसमें जाहिर सी बात है जो फ्रीक्वेंसी रेंज होंगी काफी ज्यादा होंगी, 24 गीगाहर्ट्ज से एबव। एंड जाहिर सी बात है लो बैंड मिड बैंड के कंपैरिजन में जो हाई बैंड स्पेक्ट्रम है वो हाईएस्ट स्पीड प्रोवाइड करेंगी, लेकिन जितना ज्यादा हम मोर फ्रीक्वेंसी रेंज में जा रहे हैं, आप देख सकते हो जो कवरेज है वो एक्सट्रीमली लिमिटेड होती जा रही है, और जो सिग्नल पेनिट्रेशन स्ट्रेंथ है वो भी लिमिटेड होती जा रही है। तो प्रीलिम्स के लिए याद रखना है, जैसे जैसे हम हायर फ्रीक्वेंसी रेंज में जा रहे हैं, जो आपका कवरेज है, सिग्नल पेनिट्रेशन है, वो लिमिटेड होती जा रही है। और जो इंटरनेट स्पीड्स हैं हाई बैंड स्पेक्ट्रम के ऑफ द 5G, इसको टेस्ट किया गया है कितना, 20 Gbps यानी कि 20 GB पर सेकेंड का स्पीड दे सकती है हाई बैंड स्पेक्ट्रम में। ये अब तक टेस्ट किया गया, यानी कि 1 सेकेंड में 20 GB का स्पीड आपको मिल सकता है, तो काफी बेनिफिशियल होगा। एंड अगर हम बात करें इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सिनेरियो 2021 की बात करें, तो कुछ डाटा आप देख सकते हो। टेलीकॉम सब्सक्रिप्शन एज पर द 2021 सितंबर, तो टोटल टेलीफोन सब्सक्रिप्शन आप 118.9 करोड़ यानी कि लगभग 119 करोड़ टेलीफोन सब्सक्रिप्शन अभी मौजूद है। और टेली डेंसिटी की बात करें तो 86.89% है ना। एंड बात करें मोबाइल कनेक्शन की, तो लगभग 116.597 करोड़ लगभग मोबाइल कनेक्शंस हैं। एंड अर्बन टेलीफोन 66 करोड़, रूरल टेलीफोन की संख्या अगर हम बात करें तो 53 करोड़। तो देख सकते हो आप, ये कुछ डाटा है। और इंटरनेट एंड ब्रॉडबैंड की बात करें तो इंटरनेट कनेक्शन अभी कितने हैं, ये सब आप यूज कर सकते हो डाटा। इंटरनेट कनेक्शन अभी 83.37 करोड़। एंड ब्रॉडबैंड कनेक्शन की बात करें तो 79 करोड़। एवरेज मंथली डाटा कंजम्पशन अगर देखें पर वायरलेस डाटा सब्सक्राइबर, यानी कि एक सब्सक्राइबर कितना ऑन एवरेज डाटा खर्च करता है, तो 14 GB। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एफडीआई की बात करें तो मोबाइल टावर में 6.6 लाख अभी फिलहाल मोबाइल टावर्स हैं भारत में, 6.6 लाख मोबाइल टावर्स। एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई की बात करें तो अभी तक कितनी आई है 2014 से 2021 के बीच इन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन, तो 1,55,353 करोड़ आपका ये एफडीआई आया है। सो ये हमने डिस्कस किया आर्टिकल नंबर 3। लेट्स मूव टू द आर्टिकल नंबर 4। सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइज व्हेन डॉरी डेथ में बी प्रोज्यूम्ड, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने डॉरी डेथ में कुछ क्लैरिफिकेशन लाया है, कुछ डेफिनेशन में क्लैरिटी लाई है। तो डॉरी डेथ यानी कि दहेज मांग के कारण जो परेशान किया जाता है महिलाओं को, और उसके कारण हो सकता है कि उनकी मृत्यु हो जाती है, तो जो ड्यूरी डेथ है उसको और ज्यादा एलोबरेटिव कॉम्प्रिहेंसिव वे में इन्होंने इंटरप्रेट किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि जो ड्यूरी डेथ है उसको प्रिज्यूम किया जा सकता है, यानी कि अगर महिला को हरास किया गया है बोथ मेंटली या फिर फिजिकली विच इज क्लोजर बिफोर हर डेथ इन द मार्शियल होम, तो फिर उसे भी ड्यूरी डेथ के रूप में कंसिडर किया जाएगा। ये डेफिनेशन काफी अच्छा है, ठीक है। तो ड्यूरी डेथ में क्या इंटरप्रिटेशन दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अगर कोई महिला है बिफोर हर डेथ उनको मेंटली या फिर फिजिकली हैरेस किया गया है इन हर मार्शियल होम, तो उसको भी ड्यूरी डेथ कंसिडर किया जाएगा। एंड अगर हम बात करें ड्यूरी डेथ की, तो याद रखना इसे डिफाइन किया गया है सेक्शन 304B के तहत ऑफ द आईपीसी।
एंड ये जो सेक्शन 304B है वो ड्यूरी डेथ से प्रोविजंस को डील करती है एंड इसको आप सेक्शन 113B के अकॉर्डिंग भी रिलेट कर सकते हो विच इज प्रिजम्पशन ऑफ ड्यूरी डेथ, है ना। तो सेक्शन 113B ये बेसिकली प्रिजम्पशन ऑफ ड्यूरी डेथ को डील करता है एंड ये जो आपका सेक्शन 113B है ये आपका एविडेंस एक्ट के तहत मौजूद है इन केस ऑफ ए ड्यूरी डेथ। एंड अगर हम बात करें लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की तो सून बिफोर हर डेथ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्रूएलिटी है उसको प्रूव करना पड़ेगा ड्यूरिंग द क्लोज प्रोक्सिमिटी ऑफ द टाइम ऑफ डेथ एंड ऑल्सो इट शुड बी कंटिन्यूअस फ्रॉम द एक्यूज्ड मेकिंग लाइफ ऑफ द डिसीज मिजरेबल विच में फोर्स हर टू कमिट सुसाइड। तो ये सब कुछ प्रोविजंस इंक्लूड किए गए हैं। लेकिन अगर हम बात करें कुछ फैक्ट्स की तो ड्यूरी डेथ इन इंडिया के क्या कुछ स्टेटस है। तो ड्यूरी को दहेज भी कहा जाता है नॉर्थ इंडिया में, स्त्री धनम भी कहा जाता है साउथ इंडिया में, और ये ड्यूरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961 के तहत डिफाइन की जाती है। और ड्यूरी की बात करें तो क्या क्या चीजें ड्यूरी के अंतर्गत आ सकती है। कोई भी प्रॉपर्टी या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो दी गई हैं या फिर एग्रीमेंट की गई हैं कि दिए जाएंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय वन पार्टी या पेरेंट्स टू द अदर पार्टी इन कनेक्शन विद द मैरिज, तो ये आपका ड्यूरी के डिफिनेशन में आएगा। एंड मेजर सोशल इविल रहा है ये आपका ड्यूरी एंड ड्यूरी डेथ को एक प्रकार से न्यू ऑफेंस के रूप में ऐड किया गया है इन द आईपीसी ओनली इन द 1986। ठीक है, ये याद रखना है आपको। वैसे तो ये ड्यूरी हमेशा से एक सोशल इविल रहा है एंड ड्यूरी डेथ को एक नया ऑफेंस के रूप में कब इंक्लूड किया गया था तो 1986 में, ये आप याद रख सकते हो प्रीलिम्स के लिए। एंड एनसीआरबी क्राइम इन इंडिया 2020 डाटा के अनुसार जाए तो 2020 में इंडिया ने लगभग 10,366 रिपोर्टेड केसेस ड्यूरी के रजिस्टर किए थे, जिसमें से 6,966 केसेस जो हैं वो ड्यूरी डेथ के थे। एंड ड्यूरी डेथ के अलावे जो क्रूएलिटी है, क्रूएलिटी यानी कि टॉर्चर करना, हरासमेंट करना, ये क्रूएलिटी के अंतर्गत आएगा। एंड डोमेस्टिक वायलेंस ये अन्य कॉमन टाइप्स है ड्यूरी क्राइम्स के। तो आप देख सकते हो क्रूएलिटी, डोमेस्टिक वायलेंस, अपार्ट फ्रॉम द ड्यूरी, ये सब कुछ अदर कॉमन टाइप्स ऑफ ड्यूरी क्राइम्स में शामिल किए गए। तो आई थिंक कि आज 1 2 3 4 5, हाँ। सो फ्रेंड्स, हमने आज 5 के 5 आर्टिकल्स डिस्कस कर लिए हैं। एंड अगर हम बात करें कुछ अन्य डाटा एंड फैक्ट्स की तो रिवर्स की अगर हम बात कर ले तो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने फाउंडेशन स्टोन वेरियस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हिमाचल प्रदेश में चलाए जा रहे हैं उसको या उसकी नींव रखी ऑन द डिफरेंट रिवर। तो आपको याद रखना है, जैसे ये सब हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। जैसे गिरी रिवर पर रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट को लाया जाएगा और जो गिरी रिवर है यमुना की एक इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है और गिरी रिवर का ओरिजिनेट आपका जुब्बल के पहाड़ों से होता है एंड ये साउथ ईस्टर्न हिमाचल यानी कि साउथ ईस्टर्न हिमाचल में फ्लो करती है, इंक्लूडिंग द शिमला हिल्स बिफोर ज्वाइनिंग द यमुना अपस्ट्रीम ऑफ पनोता बिलो मोकामपुर। एंड दूसरा है आपका सतलज रिवर पर लुहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और ये रक्षतल के पास राइज होती हैं और ये जो रिवर है इट इज फेड बाय मानसरोवर लेक इन द तिब्बत एंड सतलज इंटर करती है इंडिया में नियर द शिप किला एंड कहाँ ड्रेन करती है तो इंडस में ये आपका ड्रेन करती है, यानी कि इंडस की ट्रिब्यूटरी है, आपको भी पता है। एंड सतलज पर भाखड़ा डैम विच इज हाईएस्ट ग्रेविटी डैम ऑफ इंडिया उस पर वो बनाई जा रही है। तीसरा आपका ब्यास रिवर और ब्यास रिवर आपका वहां पर धौला सिद्ध हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने की बात चल रही है और ये जो आपका ब्यास रिवर है रोहतांग पास जो हिमाचल प्रदेश में है
वहाँ पर राइज होता है, और जो ब्यास है वो सतलज को ज्वाइन करती है एट द हरिकेन पंजाब। एंड रिवर ब्यास पर वी हैव द पोंग डैम लेक, जो कि इंटरनेशनल वेटलैंड साइट भी है। एंड नेक्स्ट इज योर पब्बार रिवर। पब्बार रिवर पर साबरा कुड्डू हाइड्रो प्रोजेक्ट लाने की बात चल रही है, एंड ये आपका ओरिजिनेट होगा फ्रॉम द चंद्र नहान ग्लेशियर। एंड ये ट्रिब्यूटरी है, यानी कि पब्बर रिवर ट्रिब्यूटरी है टॉन्स रिवर की, जो यमुना में जाकर ड्रेन होती है। एंड अगर हम बात करें प्लेसेस इन न्यूज की, तो एक तो सोमालिया। तो क्यों न्यूज है यहाँ पर? बिकॉज सोमालियन प्रेसिडेंट ने अपने प्राइम मिनिस्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। एंड इस सस्पेंशन के कारण हो सकता है जो नेशन में जो डिस्टर्बेंसेस है वो और ज़्यादा एक्सेजरेट हो जाए। तो सोमालिया आप देख सकते हो इंडियन ओशियन में एक नेशन है जिसका कैपिटल मोगादिशु है ना। सोमालिया का कैपिटल मोगादिशु। एंड ईस्टर्न मोस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका आप मान सकते हो, बिकॉज ये है आपका टोटल अफ्रीका, और ये ईस्टर्न मोस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका, और ये नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका में लाई करता है। एंड इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका पेनिनसुला। एंड इक्वेटर भी पास करता है सदर्न सोमालिया से, ठीक है। तो सदर्न सोमालिया से इक्वेटर, ये आप देख सकते हैं इक्वेटर आपका पास कर रहा है। एंड बॉर्डर की बात करें तो कौन कौन से देश के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, तो देख सकते हैं एक तो आपका जिबूती हो गया, एक हो गया आपका इथोपिया। तो जिबूती, इथोपिया, कीनिया, ये तीन जो है ना, यहाँ है जिबूती, ये है आपका इथोपिया, ये है आपका कीनिया। तो तीन के साथ ये शेयर करता है। एंड गल्फ ऑफ अडेन नॉर्थ में मिल जाएंगे, यहाँ पर गल्फ ऑफ अडेन है। एंड इंडियन ओशियन ईस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। जियोग्राफिकल फीचर्स तो क्या क्या मिलते हैं? टेबल लैंड यानी कि फ्लैट एलिवेटेड रीजन ऐसे करके होता है। ये अगर लैंड मास है तो ये ऐसे करके ये टेबल लैंड होता है, ठीक है। एंड जुब्बा एंड शेबले, ये कुछ पेरेनियल रिवर्स है जो सोमालिया में फ्लो करते हैं, जिसमें करकार माउंटेन्स मेन माउंटेन रेंज है। एंड माउंट शिम्बरीज जो है हाईएस्ट पीक है। तो क्या दो तीन बातें निकल कर आ रही हैं? जुब्बा एंड साबेले, ठीक है, ओनली पेरेनियल रिवर्स ऑफ सोमालिया। एंड करकार माउंटेन्स मेन माउंटेन रेंज है, जिसमें माउंट सिम्बरीज हाईएस्ट पीक है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया ऑल दीज आर्टिकल्स इन डिटेल्स, एंड होप यू लाइक्ड दिस आर्टिकल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द डिस्कशन।